एसआईआर की जब बात आई तो बहुत कुछ बातें उनको समझ में नहीं आ रही हैं, जनता को भी नहीं समझ में आ रही हों और ना ही विपक्षी दलों को आ रही हैं। मुझे लगता है कि ये सब चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी जो चाहती है वो हो जाता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जनता जो है हमारी इस बात को समझे। चुनाव आयोग इन आरोपों का जवाब देने की बजाय कन्नी काटता हुआ क्यों फिर रहा था? चुनाव आयोग के अंतर्गत हमारा एक प्रेस इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर होता है। अगर मैं समझता हूँ कोई संकोच है या इलेक्शन कमीशन हर बात का जवाब नहीं दे सकता, तो मैं ये आग्रह करूंगा और चाहूंगा भी और अपेक्षा भी की जाती है जनता के द्वारा, देश के द्वारा, कि वहां अंदर क्या हो रहा है उन बातों को कि आप लोग कृपया इलेक्शन कमीशन का पक्ष न रखें, न उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण दें। जो देना होगा इलेक्शन कमीशन देगा। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि चुनाव आयोग की पूरी भूमिका भीष्म पितामह वाली हो गई है कि तीर पर लेटे पड़े हैं, ना दुर्योधन का कौरवों का विनाश चाहते हैं, ना पांडवों का चाहते हैं, और दोनों आंखों से देखना पड़ रहा है? नहीं, देखिए विजय जी, इस बात को मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा कि जो तंत्र है वो सत्ता के साथ जुड़ा ही नहीं सकता। मैं आपको उस पोस्ट पे बिठा दूं, आप उस तरह का काम नहीं कर पाएंगे। जी, ईवीएम में छेड़खानी हो सकती है। फिर एक नया तरीका आया, यहाँ तो जी मशीनें ही स्वैप की जा रही हैं। एक दिल्ली के एक मिनिस्टर ने कहा था कि हम दिल्ली की विधानसभा में हम इसको जो है हम हैक करके दिखा देंगे। आज की पीढ़ी जैसे नेपाल की जेन जी जो होती है, हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और आप देखते हैं हमारे यहाँ कितनी बड़ी भीड़ है कि हमारे यहाँ पोलिंग भी पूरी नहीं हो पाती, रात देर तक चलती है पोलिंग। तो हमें सिस्टम को अपग्रेड करना है कि हमारे यहाँ लोगों की ये रीत है, या तो सुबह जल्दी जल्दी वोटिंग करेंगे, नहीं तो दोपहर में आराम करते हैं, सोचते हमारा काम नहीं है वोट डालना। वोट चोरी को तो मैं नहीं कहूँगा, वोट देखिए चोरी जनता का काम है, चोरा के देना किसको। जब तक पार्लियामेंट बिल पास नहीं करेगी देश के अंदर, किसी कानून में संशोधन नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन का कोई इस मामले में राइट नहीं है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात देख लीजिए आप, जो पार्लियामेंट के अंदर कानून बन जाता है उसी के अधीन सुप्रीम कोर्ट सजाएं देता है। कि जो हमारे यहाँ देश के अंदर कानून बना, डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, वो सारे देशों को लेकर तब बनाया गया है और विचार करके बनाया गया है, हमने नहीं बनाया। ये डॉक्टर अम्बेडकर की सोच थी, उनका बहुत आगे की सोच थी। उन्होंने संविधान को बनाया और उसमें काफी लोगों का था, जो आप सेंट्रल हॉल में देखेंगे रखा है संविधान, उसमें सबसे पहले दस्तखत हैं संविधान सभा के जो मेंबर थे। नमस्कार, मैं विजय। मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनको देश दुनिया की उन नीतियों की बखूबी जानकारी है, क्योंकि जमीन पर उन्होंने उसको जिया है। रोजमर्रा के अपने कामों से लेकर के सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने और देश विदेश से ताना बाना बुनने में उनका एक अलग भूमिका का अपना दायित्व निर्वाह का एक जीवन रहा है। लेकिन सबसे मजेदार बात रही है कि उन्होंने उस चौथे स्तंभ के दुनिया को जिया है जिसको हम चुनाव आयोग कहते हैं, जो संविधान में एक ऐसी शक्ति से सधा हुआ है, लवरेज है, जो भारत के लोकतंत्र की आत्मा को हमेशा संरक्षित और जीवन चलाने का प्रयास करता रहा है। डॉक्टर मोहम्मद अमी, यह नाम अपने आप में इसलिए बड़ा मायने रखता है क्योंकि आपने चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर के तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपना एक दायित्व निर्वाह किया है। ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में ना जाने कितनी फाइलों और कागजों पर चुनाव के बढ़ते घटते नियमों को और मान्यताओं को देखा और जिया होगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत। एक सवाल जहां से हम शुरू करते हैं कि जब आप उस कुर्सी पर बैठे थे, जो चुनाव आयोग का एक दायित्व वाला नजरिया होता है, और आज जब आप यहाँ बैठे हैं एक साक्षात में, क्योंकि अब आप पूर्व हो चुके हैं, तो लोग एक्स लगाते हैं, मैं उसको एक्सपीरियंस बोलता हूँ, क्योंकि आपने एक अनुभव लिया है उस जीवन का। तो कितना फर्क महसूस करते हैं उस समय के बोझ में और आज के बोझ में जब आप बोलते हैं चुनाव आयोग क्या है? देखिए, जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसको पहले ने भी मैंने अच्छे नजरिए से देखा था और वहां पे काम करने के बाद भी अच्छा महसूस किया, और काम ना करने के बाद अब अलग हूं, मैं निर्वृत्त हो चुका सेवा से। लेकिन मैंने कोई अपने अंदर परिवर्तन नहीं पाया, क्योंकि मैंने
वहां रह के भी वो जो कर्तव्य थे वो निभाता रहा। और वहां से निकलने के बाद जनता को भी मैं ये मैसेज देने में सफल महसूस हुआ और सफलतापूर्वक मैंने उसका अपना योगदान दिया है जनता को, कि जनता आज जाने कि चुनाव आयोग है एक्चुअल में क्या। हमारे चुनाव के अधिकारी उतना स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते, संकोच में होते हैं, चाहे वो चुनाव आयुक्त हों, चाहे वहाँ के डायरेक्टर्स हों, चाहे वहाँ के डिप्टी हों, कभी भी वो खुल के बात नहीं कर पाते जनता के अंदर, प्रेस के सामने, या जनता को बता सके। इसीलिए लोगों को अंदर एक बात ये महसूस होती है कि चुनाव आयोग से भयभीत रहते हैं या उनको कोई और धारणा होती है। जैसे आज के युग में आप देखिए, एसआईआर की जब बात आई तो बहुत कुछ बातें उनको समझ में नहीं आ रही हैं, जनता को भी नहीं समझ में आ रही हों और ना ही विपक्षी दलों को आ रही हैं। कभी-कभी सरकार के पक्ष लोग भी जो हैं हमारी इलेक्शन कमीशन के बड़ाइयों में लग जाते हैं। तो लोगों को शक होता है कि सत्ताधारी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? सब एक ही है। हाँ, मुझे लगता है कि ये सब चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी जो चाहती है वो हो जाता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, जो मैंने अनुभव किया। इसीलिए जब मेरे पास पत्रकारगण आए और उन्होंने कहा मुझसे और आग्रह किया, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमने वहाँ पर देखा है, समझा है, जाना है और जानने के बाद अगर अपनी जो जानकारी है, उस जनता को भारत सरकार के सामने उसी तरह से रखता हूँ मैं, जैसे पहले रखा था, तो जनता के सामने भी रख दूँ। जनता जो है हमारी, इस बात को समझे और और डर भी ना लगे उसको और हर बात समझ भी सके। इस तरीके से जब भी कभी कोई बात आती है, किसी भी चैनल पे हो, मैं हमेशा स्पष्ट रूप से रखता हूँ कि ना तो ही इलेक्शन कमीशन की किसी कार्रवाई में कोई गड़बड़ कर सकता है और ना ही ईवीएम को कर सकता है, ना वीवीपैट को कर सकता है। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया। क्यों? क्योंकि मेरा यही नहीं, विदेशों में भी जाना रहा है। देश के अंदर तो चाहे वो नागालैंड रहा हो, वहाँ भी गया हूँ। पहाड़ों का किनारा है नॉर्थ ईस्ट का, चाहे वो लक्षद्वीप हो, वहाँ भी एज़ ए ऑब्जर्वर मैंने काम किया है। इधर आप उत्तरांचल में देखेंगे तो पार्लियामेंट की सीट नंबर 1 जो टिहरी सीट है, उसपे भी मैंने काम किया, वहाँ भी गया। तो मैं कभी भयभीत नहीं हुआ, कभी डरा नहीं। तो इन सब जो हमारे अंदर अनुभव आए और जो देखा हमने, वो जनता के साथ समय-समय पे साझा करता रहता हूँ। सवाल बड़ा साफ है, जी। छोटा सा सवाल है। सर की जो प्रक्रिया थी, जनता के तो सर के ऊपर से गुजर रही थी। तो जनता को पता ही नहीं चल रहा था कि आधार कार्ड लाएँ, पैन कार्ड लाएँ, क्या लाएँ? मतलब एक आदमी और 1000 आईडी दिखाने की कवायद। लेकिन चुनाव आयोग इन आरोपों का जवाब देने की बजाय कन्नी काटता हुआ क्यों फिर रहा था? क्या ऐसा लगता है कि यह व्यक्तिगत कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्तिगत व्यक्ति की व्यवस्था में कमी है या फिर चुनाव आयोग की अपनी एक वो है कि नहीं हम जवाब नहीं देंगे? खासकर राहुल गांधी के केस में जब ऐसा हुआ था। नहीं, देखिए जहाँ तक सवाल है हमारे चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग के अंतर्गत हमारा एक प्रेस इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर होता है। अगर मैं समझता हूँ कोई संकोच है या इलेक्शन कमीशन हर बात का जवाब नहीं दे सकता, तो मैं ये आग्रह करूँगा और चाहूँगा भी और अपेक्षा भी की जाती है जनता के द्वारा, देश के द्वारा कि वहाँ अंदर क्या हो रहा है, उन बातों को अगर कोई उन पे कोई लांछन लगा रहा है, आक्षेप लगा रहा है, उनको गिल्टी महसूस करा रहा है, उसका वो ज़रूर जवाब दे। अगर नहीं दे सकते, तो हमारा पीआईबी का जो डायरेक्टर है, ऑफिशियली वहाँ अपॉइंटेड है, उसको कहें, उसको ब्रीफ करें कि आप जनता को मैसेज दीजिए। क्योंकि लेकिन इधर देखने में आया देखिए विजय जी, इधर देखने में कुछ ऐसा आया है कि या तो उन्होंने संकोच किया और उनके प्रेस इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर वो भी खुल के नहीं बोल पाए। नहीं, ना सवाल जनता को और समझा पाए। और सवाल रहा। जी। भ्रम क्या रहा कि जवाब चुनाव आयोग को देना था, हुँ, जवाब पार्टियों से मिल रहा था, हुँ। वो भी सत्ता की पार्टी से। तो ऐसा नहीं लगता कि चुनाव आयोग ने खुद एक तिलिस्म बनाया, जहां पर उसको उंगली उठाने का हर एक आदमी को मौका देने का एक तरीके से उसने विंडो खोल दी? नहीं, मैंने कई चैनल्स पे इस बात को कहा है, बल्कि प्रवक्ताओं को कहा है कि आप लोग कृपया इलेक्शन कमीशन का पक्ष न रखें, ना उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण दें। जो देना होगा इलेक्शन कमीशन देगा या मैं आया हूँ वहाँ से इलेक्शन कमीशन का एक तरीके से कहना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव जो मैंने सीखा, देखा, जिसको उसको ज्ञान है वो बोले। वो ज्ञान है, जिसने काम किया है। मैं उस बात को बड़े-बड़े चैनल्स पे इस बात को कहा कि उनको कृपया ना बोलने दिया जाए या ना बोले तो अच्छा है। वो इलेक्शन कमीशन के हित में नहीं है और ना ही पार्टियों के हित में है। इससे ये होता है कि दोनों का कोई घाल-मेल है। जैसा कि लोगों ने कहा
ये मोदी कमीशन है, कई बार कहा गया। ऐसा ममता जी के द्वारा भी कहा गया, ऐसे और लोगों के द्वारा भी कहा गया। लेकिन मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मोदी कमीशन नहीं है, वो संवैधानिक एक संस्था है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सीबीआई है, इसी तरीके से हमारा एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि चुनाव आयोग की पूरी भूमिका भीष्म पितामह वाली हो गई है कि तीर पर लेटे पड़े हैं, ना दुर्योधन का कौरवों का विनाश चाहते हैं, ना पांडवों का चाहते हैं, और दोनों आंखों से देखना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि लगता है मुझे संकोच है, जबकि इससे पहले के जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने समय-समय पर प्रेस को बुलाया, प्रेस से बात की और अपोज़िशन को भी समय देते थे। और बल्कि हमारे पूर्व के एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मैं देख रहा था बयान कि वो उन्होंने इस बात को कहा कि मैंने तो ये कहा था कि सत्ताधारी पार्टी तो होती ही है, उनको तो समय देना ही चाहिए, लेकिन हमें जो विपक्षी पार्टियों के लोग माँगते हैं, उनको समय जल्दी देना चाहिए और ज़्यादा देना चाहिए, उनकी बातें ज़्यादा सुनना चाहिए। उनको ऐसा महसूस ना हो कि कहीं हम किसी पार्टी के साथ में पक्षपात कर रहे हैं, किसी भी पार्टी के साथ, चाहे वो सत्ताधार की हो, चाहे अपोज़िशन की हो। क्योंकि जो चुनाव आयोग का जी, मतलब मौलिक सिद्धांत है, वो है लोकतंत्र को बचा के रखना। लोक और तंत्र यहाँ दोनों अलग-अलग दिख रहे थे। तंत्र दरअसल सत्ता से बिल्कुल नियंत्रित हो गया था और लोग बेचारे अलग सड़क नहीं पर। देखिए विजय जी, इस बात को मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा कि जो तंत्र है वो सत्ता के साथ जुड़ा ही नहीं सकता। मैं आपको उस पोस्ट पे बिठा दूँ, आप उस तरह का काम नहीं कर पाएँगे क्योंकि बँधा हुआ है। ये देखिए इलेक्शन कमिश्नर्स आते-जाते रहते हैं, उस इलेक्शन कमीशन में, लेकिन जो वहाँ की रूलिंग्स है, लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो रूलिंग्स हैं, जो बन जाती हैं या रूलिंग बनी हुई हैं, पहले से पारित हैं, उनमें थोड़ा बहुत तो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि आप देखिए 1951 से जब से हमारे इलेक्शन शुरू हुए देश में आज़ादी के बाद से 52 से, तब से बराबर निरंतर इलेक्शन होते आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर आप देखेंगे कि परिवर्तन मिला है। जैसे कि पहले बैलेट बॉक्स में होता था, उसको लोग आधे घंटे के अंदर छाप देते थे नोट, हैं? छाप के भर देते थे, आधे घंटा मिला उनको और उन्होंने बक्से भर दिए। अब क्या है, अब इसमें ज़रा तकलीफ हो गई है। रीज़न आप देखेंगे, पहले ही बताया मैंने लोगों को और आपको भी बताना चाहूँगा कि आपके दर्शक देख सकें, समझ सकें बात को, कि एक इलेक्शन कमीशन की जो अब वीवीपैट और ईवीएम आई है, इसके अंदर जब आप देखेंगे तो जब वोटर की पर्ची लेके आता है, तो जब वहाँ पहुँचता है पोलिंग अफ़सर के पास, तो उसको कमांड देता है। कमांड देने के बाद वो मशीन ऑन होती है, वहाँ जाता है, बटन दबाता है, उसके बाद वो वीवीपैट में प्रिंट होता है। इसके अंदर 17 सेकंड लग जाते हैं। तब आप देखिए आधा घंटे के अंदर 17 सेकंड मल्टीप्लाई करिए कितने वोट डाल पाएगा और डाल भी नहीं सकता। बाद में मशीन को ऑटोमेटिक बंद भी किया जा सकता है। अगर कोई लेके भाग जाए तो उसको कैंसिल भी किया जा सकता है और रीपोलिंग आसानी से हो सकती है। पहले क्या था, बड़ा शोर मचता था, बैलेट बक्से लेके भाग गए, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन अब वो बात संभव नहीं है। एक सवाल आपके जी, जवाब से निकल के आया जी, कि मान लीजिए कि किसी ने मशीन चुरा ली, हाँ, तो आप कैंसिल कैसे करते हैं उसको? उसके नंबर्स हैं। मशीन कैंसल हो जाए उसके नंबर्स हैं। जिस तरह की आप मोबाइल को देखते हैं ना, वो कैंसल हो जाती है। मतलब उसको फॉर्मेट कर सकते हैं? फॉर्मेट नहीं कर, उसको उस मशीन को नंबर को कैंसल कर देते हैं, जिससे कि वो यूज़ नहीं हो सकती वो। मतलब इलेक्शन डब्बा हो कमीशन गया। उसको यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, दोबारा डब्बा हो गया। अब एक अलग-अलग तरीके के आरोप लगे कि जी ईवीएम में छेड़खानी हो सकती है। फिर एक नया तरीका आया, यहाँ तो जी मशीनें ही स्वैप की जा रही हैं। तो देखिए, विजय जी, मैं इस बात को पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, विदेशों में क्या था, ये जो मशीन बनी है ईवीएम, ईवीएम जो है वहाँ पर जब बनाई गई थी, तो वहाँ पर ये इंटरनेट से जुड़ी होती थी। इसकी वजह से कुछ भी होता था, इसलिए वहाँ पर इसका प्रचार-प्रसार अब बिल्कुल बंद हो गया, बहुत जगहों पे तो होता ही नहीं है। नंबर 1 चूँकि वहाँ की अपनी टेक्नोलॉजी है, वहाँ के लोगों का आना-जाना है, वो नहीं, हर आदमी नहीं आता वोट डालने के लिए, इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, तो वहाँ पे शायद इंटरनेट से शुरू किया गया था, लेकिन अब प्रचलन कहीं-कहीं बंद हो गया। हमारे देश के अंदर क्या है, समय भी ये सब बातें, ये एक्चुअली जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर है। अब कैलकुलेटर है, बैटरी ऑपरेटेड है, सबसे बड़ी बात नेट से जुड़ी हुई नहीं है, बैटरी ऑपरेटेड है। कई बार आपने देखा होगा ये आरोप लगाए गए, लेकिन मैं उस वक़्त कमीशन में ही था। कई एक दिल्ली के एक मिनिस्टर ने कहा था कि हम दिल्ली की विधानसभा में हम इसको जो है हम हैक करके दिखा देंगे। इसी बात पे कमीशन ने उसको जो है विचार किया, विचार करने के बाद जो हमारे टेक्नीशियन थे उनको बुलाया गया,
सारे पार्टियों को सम्मन किया गया, आप आइए। चीफ ऑफ प्रोटोकॉल के नाते मुझे पता था सारी पार्टी को बुलाया गया, लेकिन आप बिलीव करेंगे और कि आरोप लगाना ठीक है, साबित करने के लिए कोई नहीं आया इलेक्शन कमीशन में। हम लोग शाम तक बैठे रहे, जो 10 से 5 का टाइम दिया गया था, कोई भी महोदय वहां पर आए नहीं। हाँ, प्रेस में उनको बोलना है, दुनिया में बोलना है, बोलेंगे, लेकिन वहां पर प्रमाणित करने नहीं आया कि किस तरह से मशीन हैक हो सकती है। अब सवाल उठता है, अभी विदेशों में क्या मशीन का यूज है या बिल्कुल बंद नहीं, कर दिया? कहीं कहीं आप वो वापस बैलेट पे आ गए। बैलेट पे भी आए हैं, वो कहीं यूज हो रही है, लेकिन वो अब हमारे पैटर्न की, जैसे हम कई देशों को जो है आप देखेंगे नियर बाई जो हमारे देश है, जैसे नेपाल है, अब इवन अफगानिस्तान है, और पाकिस्तान ने भी मांगा था हमसे मशीनें, उस वक्त ली नहीं है, तो वहाँ के लोगों ने मांगा। मालदीव में गए, वहाँ के लोग ट्रेनिंग करने भी आते हैं, हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है द्वारका के अंदर, जो हमारे यहाँ 2010 में 8 या 9 में स्थापित हुआ था ट्रेनिंग सेंटर। तो पहले तो यहीं चल रहा था यहाँ पर, लेकिन अब वो वहाँ पर फुल फ्लैश बन गया है। उसका इनॉग्रेशन हुआ, 4 कंट्रीज के सारे आए थे देश, उसके बाद वहाँ पर भवन बन गया है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। अब तो ताज्जुब ये होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कुछ देशों पे आते हैं हमारे यहाँ इस प्रैक्टिस को सीखने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, और ट्रेनिंग लेके जाते हैं। अब एक सवाल उठता है जी, आज की पीढ़ी, जैसे नेपाल की जेन जी जो होती है, वो पीढ़ियां मानती हैं कि पश्चिम का जो वेस्ट है हमारे लिए इनोवेशन होता है। तो अगर पश्चिम ने ईवीएम इजाद किया और खत्म कर दिया तो हम उसको क्यों ढो रहे हैं? नहीं हम यहाँ स्वदेशी क्यों नहीं? नहीं, हम इस बात को कैसे मान लें? हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आप देखते हैं हमारे यहाँ कितनी बड़ी भीड़ है कि हमारे पोलिंग भी पूरी नहीं हो पाती, रात देर तक चलती है पोलिंग। तो हमें सिस्टम को अपग्रेड करना है। अब आप बताइए कि क्या बैलगाड़ी पे कोई चलना चाहेगा? टांगे पे चलना चाहेगा? एग्रीड हूँ। आज तो आदमी जा रहा है रॉकेट लेके। नहीं, अब हम राफेल पे उड़ रहे हैं जी, लेकिन शाम को लटक जाती है लाइन, लंबी चलती है। हाँ। और इलेक्शन कमीशन बोलता है कि अब इतने बजे बंद हो गई, अब इसके बाद एकाएक रात में 12:30 बजे आंकड़ा आता है प्रेस रिलीज नहीं, में, नहीं, नहीं। इतना परसेंटेज हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, आप देखिए कि हमारे यहाँ लोगों की ये रीत है, या तो सुबह जल्दी-जल्दी वोटिंग करेंगे, नहीं तो दोपहर में आराम करते हैं, सोचते हैं हमारा काम नहीं है वोट डालना, वो फिर दोपहर बाद शुरू करते हैं। लेकिन ये रूल ये है कि जो भी हमारे इस कैंपस में आ जाएगा 5 बजे तक, या जो भी टाइम दिया गया शाम 5 साढ़े 5 बजे तक, जो भी हमारे कैंपस के अंदर आ जाता है उसको वोट डालने का अधिकार है, अपनी फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करने का अधिकार है। हमारा प्रिसाइडिंग अफसर चाहे रात को 12 बज जाए तब तक वोट डलवाएगा, ये है। और ये कहना कि एकदम से बढ़ गए, नहीं, कुछ वोट बढ़ सकते हैं, उसके लिए कुछ वोट वो जो आपके पहले ट्रायल में गए हैं, वोट ट्रायल कराए गए थे वोट स्टार्टिंग में, वो ऐड हो जाते हैं, ये है। तो उसको तो बाद में इलेक्शन कमीशन अपने आप रेक्टिफाई करता होगा। बताता है सब। और देखिए एक चीज सबसे मैं स्पष्ट कर दूं कि कभी भी डाटा इसलिए नहीं बढ़ सकता कि आप देखेंगे कि अभी वे SIR में भी कहा था कि आप BLAs लाइए, हमारा BLO होता है, अपने BLAs लाइए, बूथ लेवल असिस्टेंट हर पार्टी को ऑथराइज किया गया था कि आप आइए अपने लेके, जो अपने एजेंट बनाते हैं, अपने एजेंट। तो इसी तरीके से आप देखेंगे चाहे वो पोलिंग के वाले दिन हो, पोलिंग एजेंट कहलाते हैं, काउंटिंग वाले दिन भी इनका हर एजेंट बैठता है एज ए काउंटिंग एजेंट, और हर पार्टी के बैठता है। और तारीख की बात यह है कि फॉर्म 17 उसी वक्त रूल है ये कि उसी दिन उसी समय, जैसे मान लीजिए 1000 वोट पड़े या 1000 की हमारी पोलिंग है 2000 की, उसमें क्लियर कर लिखा जाएगा कितने वोट पड़े मेल, कितने फीमेल वोट पड़े, कितने नहीं पड़े, और इवन थर्ड जेंडर का भी वोट शामिल है वो, या नोटा, या मतलब उसमें कितने पड़े या कितने नहीं पड़े, टोटल इतने वोट थे, इनका टोटल ये हुआ। और ये सबके साइन होते हैं, हर एजेंट का साइन होता है कि उनके सामने हुआ है, और उसको सामने उनके जो हमारी ईवीएम मशीन है वो सील होती है, उनके मोहर लगती है, जो भी सील का सिग्नेचर करते हैं, और स्ट्रांग रूम में ले जाके उन्हीं के सामने, हर एजेंट के सामने अंदर रखी जाती है। जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन इनको दिखाया जाता है कि देखिए साहब ये सील है, वीडियोग्राफी हो रही है, उस दिन भी हुई है और अभी भी हो रही है। इस स्ट्रांग रूम का ताला खोलने से पहले सारे ऑफिसर मौजूद होते हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चुनाव अधिकारी कहलाता है वो भी मौजूद होता है, बाकायदा दिखाया जाता है, सारे एजेंट जाते हैं, काउंटिंग वाले जिनको आई कार्ड इशू होता है, हमारे अफसर्स होते हैं, और उनको स्ट्रांग रूम में दिखाया जाता है कि देखिए ये रूम में रखती है, और उनमें से जो है फिर बारी बारी से लाई जाती है,
और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। एक सुझाव ऐसे आ रहा था जी। जब आप ये कर रहे थे, जी। अब क्या उस पूरे स्ट्रांग रूम को हम सीसीटीवी के कैद में नहीं कर सकते कि पहले दिखा दें कि भैया खाली है और बाद में फिर दिखा दें कि अब अरे! रखी है, और एक्सेस रखें उनको, अरे! उसको पार्टियों को एक्सेस दे दें कि अरे! आप रोज देखो, जैसे हम लोग प्ले स्कूल में बच्चों को देखते हाँ, हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं, उससे पहले वो स्ट्रांग रूम दिखा दिया जाता है खाली है ये, इसमें कोई मशीन नहीं, नहीं हम है। तो कह रहे हैं सीसीटीवी दे दीजिए, लाइव देखे नहीं, तो। सीसीटीवी लगा हुआ है वहाँ पे, उनको नहीं देंगे हम। मतलब यहाँ आपत्ति क्या आती हाँ, है? नहीं, वहाँ नहीं उनको देंगे हम, ये बिल्कुल नहीं देंगे उनको हम एक्सेस। क्यों ऐसा देंगे? ऐसा क्यों? नहीं, क्यों देंगे हम? ये बंधन क्यों बांध रखा है? नहीं, फिर से ऑफिस ऑफ सिक्रेसी क्या रह गया? अब वोट का कहना है कि पर्ची दे दो, फिर तो पर्ची भी हम दे देंगे। नहीं, ये जो सिक्रेसी वाला शब्द हाँ। है, ये सिक्रेसी की त्रिपाल क्यों बांध रखी है हमने? अगर हमने हर दिखाया कि खाली है, फिर हमने दिखाया भरा है, तो उसको लाइव रखिए आप। विजय जी, अब हर चीज हम दिखा रहे हैं उनके लोगों को, उनकी आंखें हैं। या हम तो कह रहे हैं लाइव एक्सेस दे दीजिए और देखें। या तो कैंडिडेट है, नहीं उसके बाद वो रह सकते हैं जहां हमारी मशीनें रखी हैं। आपको याद और तो होगा बाहर लोगों ने सन 80 में ये बात उठा था, जब हुआ था इलेक्शन मिसेस गांधी का, उस टाइम ये बात चली थी। तो लोग, गांव के लोग जहां स्ट्रांग रूम के बाहर रातों रात भर सोए हैं, जब तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई, और काउंटिंग होने के बाद बाहर गए। नहीं, यही अभी अपोजिशन पार्टियां थी। अभी हाल फिलहाल की बात है, जी। हिमाचल में हर जगह लोगों ने पहरा डाल रखा था पूरी अभी भी तरीके से। डालें, कोई तो दिक्कत ऐसी नहीं। जरूरत क्या पड़ रही है? जनता को गुमराह क्यों किया जा रहा है? नहीं, चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है। जनता कोई गुमराह नहीं किया जा रहा है। जनता अपने आप में समझे कि जब उसको एक्सेस दिया गया है, दिखाया गया है, बताया गया है, करने के बाद सील कर दिया गया है, जब खोला जाता है तब भी सील दिखाई जाती है, जब सेटिस्फाई होते हैं उसके बाद काउंटिंग शुरू होती है। और काउंटिंग में पहले हमारे साथ में जो पोस्टल बैलेट शुरू होते हैं, जिसके लिए प्रेस वाले शोर मचाना शुरू कर देते हैं, ये पार्टी आके वो पार्टी हाँ, आके, तो शुरू से ही जिता देते हैं। वो जुटा देते हैं, क्योंकि कुछ ही वोट होते हैं। तो एक बैलेट वोट हम लोग पहले काउंट करते हैं और सबके सामने हो रहा है। ऐसा नहीं, कोई एजेंट, हर पार्टी का एजेंट वहां बैठा हुआ, उसकी निगाह के सामने हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, एक एक मिनट मॉनिटरिंग हो रही है। और बाहर जो है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन का मेन ऑब्जर्वर होता है, जब साइन करता है, राउंड वाइज बाहर अनाउंस होता है टैली करने के बाद। लेकिन ये कहना कि उसमें कोई वोट मिक्स हो जाता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या चुनाव आयोग कोई ऐसा सेंसर लगा सकता है कि जब मीडिया दिखाए तो मीडिया लिखे कि चुनाव आयोग का आधिकारिक आंकड़ा, ये पार्टियां इतने पर है? क्या ऐसी नहीं रिलीज हो सकती? जनता क्यों कंफ्यूज हो? नहीं, बाहर लगाओ। एकाएक फ्लक्चुएट होता है, फिर नहीं आप लगाते हैं, जो टीवी में देखते हैं हम लोग भी जो दिखाते हैं, हम लोग तो यही दिखाते हैं कि फला पार्टी एकदम आगे जा रही है, पता चला कि इलेक्शन कमीशन के डेटा में कुछ और है। आपने देखा होगा कि वहां पे एक पत्रकारों के लिए एक रूम होता है, जहां भी हमारा पोलिंग स्टेशन है, काउंटिंग स्टेशन है, उसके बाहर उनको एक्सेस होती है, वहां बैठ के। लेकिन हाँ, हम कैमरे से शूट नहीं कर देते, जिस तरीके से आप कोर्ट में देखा होगा आपने। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो नहीं हम दिखा सकते, सुप्रीम कोर्ट के अंदर की क्या रूलिंग चल रही वो नहीं बता सकते। हाँ, जो परिणाम आता है वो उनको, और जो ऑब्जर्वेशन होता है वो पत्रकार जाके बाहर ब्रीफिंग करते हैं। आपने देखा वो सुप्रीम कोर्ट में भी वही है, यही इलेक्शन कमीशन का। चलिए थोड़ा सा मूड स्विंग करते हैं, जी। पार्टियों की तरफ चलते हैं। पार्टियां जब चुनाव लड़ने जाती हैं तो आप लोग एक खर्च का एक आंकड़ा पेश करते हैं, बोलते हैं कि इतना ही खर्च आपके लिए है। कितना, मतलब कागज वाला आंकड़ा और जो जमीन वाला आंकड़ा, कितना फर्क लगता होगा आपको? अब कितना लगता होगा, पहले तो छोड़ दीजिए। देखिए, इस बात के लिए तो मैं कहूंगा कि चुनाव आयोग जो है, उसके हाथ जो दांत हैं वो खाने के नहीं है, दिखाने के ज्यादा है। मतलब हाथी वाले दांत हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि ये चीजें जो हैं, बहुत कई बार इलेक्शन कमिश्नर्स के मैं नाम क्या लूं, पहले से ही मैं काफी देख रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने समय समय पे बहुत सुधार करने की कोशिश की है, बहुत से सुझाव दिए हैं। हमारी जो नोडल मिनिस्ट्री है उसका नाम है न्याय मंत्रालय, उनको लीगल मिनिस्ट्री को दिया जाता है। वो लॉ मिनिस्ट्री जो है हमारी, वो पार्लियामेंट में प्रपोजल देती है। ये काम किसका है? ये काम राजनीतिकों का है, कि वो फिर समझते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल दीजिए कि हमने कहा क्रिमिनल्स को बैन करना है, तो पास तो पार्लियामेंट से होगा ना। वो जानते हैं कि ज्यादा इसमें क्रिमिनल्स हैं, वो सब बैठ जाएंगे। अभी एक सवाल यही आ जाता है, संविधान सबसे ऊपर, हमारी कार्यपालिका, बाकी न्यायपालिका, ठीक है, चुनाव आयोग,
सब जाके एक ही जगह बध रहे हैं, वही राजनीति, वही सियासत। स्वतंत्र क्यों नहीं, पूरा क्यों नहीं? जैसे एक सवाल है कि अगर न्यायालय को बोल दिया जाए कि धाराएं लिखने वाली पुलिस भी न्याय की होगी, उसका आम पुलिस से कोई लेना देना नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था से। अगर ऐसी व्यवस्थाएं बना दी जाए तो कितना सुधर जाएगा देश। आपको लगता नहीं कि ऐसे चुनाव आयोग की पूरी फुल फ्लैश एक इकाई जो काम करती है अपने तरीके से निर्णय ले? क्यों नहीं आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि इतना फंड, चुनाव पार्टियां जो बोल रही हैं कि हम ये लाएंगे, ये करेंगे, उतना फंड चुनाव आयोग में क्यों नहीं जमा कर देते? खर्चा वही दे, प्रचार वही करवाएं, इक्वल नहीं हो जाएगा सब कुछ? ये कई सुझाव हैं जो मैं बताया आपको। बहुत से सुझाव समय समय पर इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से देता रहा है, लेकिन ये काम है पार्लियामेंट का कि पार्लियामेंट उसमें ऑर्डिनेंस लाए, पास करे, उनको जो जो दी गई है मांगे उनको माने, और मान के उनको बाकायदा संविधान के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन को पावर दे दे। लेकिन ये अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कर देंगे तो फिर उनकी खुद की फाउंडेशन हो जाएगी। एक पार्टी को नहीं करना, हर पार्टी की बात कर रहा हूँ। समय समय पर, चाहे वो कभी इससे पहले की पार्टी रही हो, चाहे आपकी पार्टी हो या आने वाली पार्टी होगी, समय समय पर दिए गए हैं। लेकिन अभी आप देख लीजिए कितना शोर मचा है एसआईआर के लिए। एसआईआर में क्या गलत है, मुझे आप बताइए। एसआईआर में क्या है कि ये आज से नहीं, जमाने से स्टार्टिंग से रहा है कि कुछ दिनों के बाद, जैसे मान लीजिए हर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद स्पेशल रिवीजन बोलते हैं, इंसेंटिव नहीं, सघन जांच जिसको कहेंगे, उस जांच के लिए अगर आयोग करता है। और आपको मैं एग्जांपल दूं, आप देखिए कि ये ईवीएम की बात है। ईवीएम को हर पार्टी ने माना समझा, इलेक्शन कमीशन को, उसके बाद कहाँ लागू कर दी। जब लागू करने की बात आई उस साल आपको याद होगा कि इतिहास गवाह है कि ये केरला के इलेक्शन हो रहे थे, तो जो ईवीएम का पायलट प्रोजेक्ट है वो केरला से शुरू किया गया। आज आप देखिए, आज आप देखेंगे इस बात को लेके कि ये जो एसआईआर की बात आई, क्योंकि इसको अपोजिशन ने बहुत मुद्दा बनाया कि इसमें जो है रूलिंग पार्टी के बहुत से वोट डाल दिए गए हैं। 2-3 स्टेटों का मैं नाम लूंगा, जिसमें आप दिल्ली देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, महाराष्ट्र लास्ट था। खूब शोर मचाया गया कि इसमें जो है अपोजिशन के पार्टी के काट दिए गए हैं और रूलिंग पार्टी के वोट बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि वो पावर में इसलिए इन्फ्लुएंस होके। लेकिन ऐसा हमारे बिलोज ने नहीं किया। आपको मैं बताऊं कि सिर्फ 9 ऑब्जेक्शन आए थे महाराष्ट्र में, उसको रिवाइज कर दिया गया था वहां पर, जो सीईओ की पावर होती है। लेकिन इस तरह का आक्षेप लगाया गया तो हो सकता है कि हमेशा इलेक्शन कमीशन सुधार लाने की कोशिश करता है। जो पिछला मेरा इलेक्शन गया उससे और अच्छा किया जाए, उस अच्छा करने के चक्कर में उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया लागू की कि हम चलो शुरू करते हैं। लेकिन वो सामने था बिहार, तो बिहार चूंकि पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, वहां के लोग भी है, चाहे वो करे काम कुछ नहीं, लेकिन शोर ज्यादा मचाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बिहार से लागू करने की बात कर दी। अब देखिए, अब आप कहेंगे कहीं बारिश है, हिंदुस्तान का प्रकृति का नेचर का नियम है, कहीं बर्फ है, कहीं समंदर है। आप देखिए आइलैंड में जाते हैं तो समंदर है, फिर आप देखिए बारिश हो रही है, तो कहीं आप देखिए बर्फ गिर रही है, तो कहीं रेगिस्तान है। ये तो हमारे देश की भौगोलिक स्थिति है। अगर हम किस सीजन में, और फिर आप त्योहार भी देख लीजिए, कभी ईद है, कभी हमारी दीपावली है, कभी दशहरा है, इतने त्योहार हमारे देश में होते हैं कि किस किस को सामने रख के हम इलेक्शन को आगे बढ़ाते रहें। कभी होली है, तो हमें तो इलेक्शन कराना है, संवैधानिक प्रक्रिया है, नियमों के अंतर्गत। जब उनका टेन्योर खत्म हो रहा है उससे पहले 6 महीने पहले चुनाव कराना है। तो अब अगर आपको चुनाव करना हो, जी, अपने बारे में नीतियों का आपको ज्ञान है, चुनाव के तंत्र का ज्ञान है, तो जमीन पर उतर करके जनता के बीच में, जनता के दर्द का चुनाव करना चाहते हैं क्या? क्यों नहीं करेंगे? हमेशा किया, करना भी चाहिए। जनता का जो समय है, जनता की बात है, उसको सुनना चाहिए, उनको हल करना चाहिए। जनता यही चाहती है, इसीलिए अपने प्रतिनिधि चुनती है, उसका कोई काम नहीं है। इसीलिए चुनती है अपने प्रतिनिधियों को, उस एरिया में जहाँ का पार्लियामेंट मेंबर है, जहाँ का असेंबली का मेंबर है, उस एरिया का उत्थान हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 70 वर्षों में आज कहीं कहीं तो आज तक सड़कें नहीं बनी है, कहीं पुल नहीं बने हैं, और कहीं जनता वहीं उसी त्राई त्राई कर रही है। लोग चुन के जाते हैं, पार्लियामेंट में मजे करते हैं, असेंबली में मजे करते हैं, और फिर वही बात आती है। इसीलिए आप देखिए चुने हुए 2/3 एमपी
और 2/3 एमएलए असेंबली के वापस नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि जनता फिर उनको समझ जाती है, फिर चेंज करती है। तो ऐसा नहीं लगता कि पढ़े लिखे लोगों को या एक क्राइटेरिया ऐसा बना दिया जाए कि आप पॉलिटिकल साइंस में एमए रहेंगे तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे। ये जो एक अलग तरीके की जो व्यवस्था बनाई गई है कि अधिकारी तो पढ़ा लिखा हो, आप पेपर दे के जाएंगे, पास होंगे, जज साहब भी पूरी पुलिस प्रैक्टिस करके वेरिफिकेशन, जाएंगे और हेल्थ का चेकअप। नहीं सब कुछ करेंगे। हाँ। एक हेड कांस्टेबल भी पढ़ाई करेगा, दौड़ेगा, फिजिकल पास करेगा, मेडिकल होगा, सब कुछ होगा। हाँ। तो इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते आप लोग? देखिए, जब तक इनके हाथ में सत्ता है, इनका प्रतिनिधित्व ज्यादा है, पॉलिटिशियन ही करेंगे, चाहे वो बिना पढ़े लिखे हो, चाहे अंगूठा टेक हो। जनता चुनने का अधिकार है, जनता उनको चुनती है, जनता उनको अपना प्रतिनिधि मिलता है। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना। तो ऐसा लगता नहीं कि अब हिमायत अलग होनी चाहिए, जैसे अभी महिला और पुरुष आरक्षण रहा, फिर अलग अलग जातियों का आरक्षण रहा, तो अलग अलग कोटे से लोग आए, आईएएस ऑफिसर आए, आर्मी वाले आए, इनका भी कोटा कुछ होना नहीं चाहिए कि पढ़े लिखे लोगों का ये कोटा हो जाए? नहीं, अभी मैं सुन रहा था एक चैनल पे कि लोग कह रहे थे आर्मी का भी कोटा होना चाहिए जिससे डिसिप्लिन हो, और जो पॉलिटिक्स के अंदर मतलब चोरी और मैं कहूँगा कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसमें डिसिप्लिन आएगी, मिलिट्री वालों को लाया जाए। तो ये तो देखिए अभी मोदी जी का जो सिलेक्शन है, उसमें आप देखेंगे कई आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हैं। आप देखिए अभी उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है, वो भी अच्छा पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, ऐसा नहीं है उनको, और काफ़ी वो गवर्नर भी थे, तो डिसिप्लिन आदमी वो आए हैं। इस तरह मैं समझता हूँ पार्टी, अब जो पार्टी आएगी, जिस पार्टी को पावर में रखने का है, वो अपने-अपने लोगों को लाएगी, और उसमें भी उनको सोचना होगा कि ईमानदार होना चाहिए। सबसे बड़ा बैकग्राउंड तो ईमानदारी का है। जो आदमी ईमानदार होगा, वो ईमानदारी से चलेगा, वो जनता का भी भला करेगा, देश का भी भला करेगा और अपना भी भला करेगा, उसका नाम भी होगा। ऐसा नहीं है, देश के अंदर आज़ादी के बाद बहुत से ईमानदार लोग, उसमें आप देखिए बहुत से ब्रिगेडियर, कैप्टन रिटायर्ड हैं, हॉकी प्लेयर्स भी आए हैं, क्रिकेट प्लेयर्स भी आए हैं पार्लियामेंट के अंदर, फ़िल्म स्टार भी आए हैं, ऐसा नहीं है। चाहे वो दिलीप कुमार को देख लीजिए, गावस्कर को देख लीजिए, और भी लोगों को देखिए, हॉकी प्लेयर्स भी आए हैं, जिन्होंने देश के लिए नाम किया, उन्होंने पार्लियामेंट में किया और वो चले गए। लेकिन उसके बाद से कुछ ज़माने से मैं देख रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद से इधर कि एक बहुत ही गिर गया है माहौल। अभी एडीआर की मैं रिपोर्ट देख रहा था, एडीआर में कहा गया है कि 27 से लेके 32 और 37% तक पार्टियों में, हर पार्टी में क्रिमिनल्स और जिन पे मुकदमे चल रहे हैं, जिनका बैड कैरेक्टर के लोग हैं, वो आए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो लॉ की सिस्टम है, वो बहुत दिनों तक कोर्ट में केस चलता रहता है और उसकी वजह से उनको सजाएँ नहीं हो पाती। इसके लिए भी देखिए इलेक्शन कमीशन ने किया था, लेकिन फिर भी एमपी, एमएलए कोर्ट बनाएगी, लेकिन ये लोग अपने मुकदमे तय नहीं करते, क्योंकि ये सब पॉलिटिशियंस को करना है। इनकी क्रोनोलॉजी बड़ी अलग है। जी। मतलब किस एमपी एमएलए कोर्ट में कब पेश करना है, किसका हाँ। कोर्ट हटाना है और कब डिसीजन करना है, एक सवाल है। पॉलिसी बेचने वाला एक आदमी, इंश्योरेंस पॉलिसी जो बेचता है, उसको भी आईआरडीए का पेपर पास करना होता है। सपोज कीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी ने नेताओं का चयन कर लिया कि टिकट हम फला को देंगे, तो चुनाव आयोग क्या कोई ऐसे पॉलिसी वाले चुनाव नहीं करा सकता? क्या होना नहीं चाहिए कंपल्सन ये कि जो जा रहा है कैंडिडेट बन के, पार्टियों ने भले चुन लिया, पार्टियों से 4 नाम ले, जो नंबर आएगा उसको लड़ने के लिए बोले। फिर आप देखिए, फिर वही बात आई कि इलेक्शन कमीशन ने देखिए अभी भी कई फॉर्म दिए हैं। फॉर्म के अंदर भरना पड़ता है कि हमारे पास कितने केसेस चल रहे हैं, हमारा क्या है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारा ये स्टेटस क्या है। उसके बाद उसको कहा गया है कि अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको फिर पेपर में देना होगा, जब इलेक्शन चल रहा होगा। कई बार पेपर में देना होगा कि हमारे ऊपर ये केसेस चल रहे हैं। लेकिन कितना पालन होता है, ये इन्हीं पॉलिटिशियंस ये बड़ी दोगलेपन वाली बात लगती है। पता है क्यों? जमीन पे बैठा हुआ हर एक आदमी जानता है कि फला आदमी चोर है, बाहुबली है, लुटेरा है, दमदार है। उसको पेपर में छपवा के क्या मतलब है? वो तो पता है सबको। नहीं। क्या ऐसा नहीं कि आप कोई पेपर ले लें, जो पेपर लीक ना हो? ऐसा नहीं कर सकते कि आप चुनाव से पहले एक परीक्षा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अब आप चुनाव आयोग में रहे तो आपको अपनी लिमिटेशंस पता है। नहीं, उसमें देखिए इनसे सिग्नेचर करके फॉर्म लिया जाता है कि हम इन केसेस में थे, तब रखा जाता है रिकॉर्ड में। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ जो
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया संसद में पास करना होगा। और संसद में पास करने के लिए एडीआर रिपोर्ट में बता ही रहा था कितने महान पुरुष वहां पर बैठे हुए हैं जिनको कि अभी हटाना बड़ा मुश्किल है और हटना भी उनका बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन पार्टियों की मजबूरी है, हर पार्टी की मजबूरी है। एडीआर ने तो खाता दे दिया, पब्लिक को पता लग गया, हर चीज है, इलेक्शन कमीशन को पता चल गया, हर एजेंसी को पता लग गया, सुप्रीम कोर्ट को पता, लेकिन वो क्या इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? अगर हर पार्टी धीरे धीरे अपने में से कम करना शुरू करे तो मैं समझता हूँ अच्छे लोग आना शुरू करेंगे। जैसे आजादी के बाद आए थे, लॉयर थे, बड़े बड़े लॉयर थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, बड़े बड़े लॉ मेकर थे, जो विद्वान थे, वो आना चाहते थे कि पार्लियामेंट में आके देश के अंदर कानून है। उसमें देखिए अम्बेडकर जी भी थे। तब पेशा नहीं था ना। हाँ, पेशा नहीं था। अब ये पेशेवर राजनीति हो गई है। शब्द क्लियर करना पड़ेगा। पेशेवर तब राजनीति, पेशा नहीं था, तब पैशन था। हाँ, अब ये पेशेवर राजनीति हो गई है, उनको इसी से पैसा कमाना है। आप देखिए फंड्स है हमारे यहाँ, पार्लियामेंट को भी दिए जाते हैं, मेंबर को, लोकसभा राज्यसभा को और एमपीज को, असेंबलीज को, कितना फंड क्या जनता के लिए लगता है। और देखा जाए ऑफिशियली यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तो जमा हो जाते हैं, क्योंकि ऑडिट की मजबूरी है। कितना कितना काम होता है और किस परसेंटेज के हिसाब से काम होता है और कितना सही काम होता है। तो ये जो परसेंटेज के बीच का गैप है जी, वही तो चोरी के रूप में नहीं निकल रहा है। चंदा चोरी, फिर वोट चोरी, नहीं, फिर आप लोग बोलेंगे कि सर वाले में थोड़ा मामला गड़बड़ है। नहीं, वोट चोरी को तो मैं नहीं कहूंगा। वोट देखिए, चोरी जनता का काम है, चोरा के देना किसको, चुरा के देना जनता का काम है, पार्टियों किसको देती है। इलेक्शन कमीशन कभी भी कोई एक वोट भी चोरी करने की बात नहीं करता है, और ना करता है ना कर सकता है। नहीं, आप बड़ा एक सवाल है, आपका काम करने वाला कौन है? जिले का डीएम। आपका मेन हथियार तो वही है, जिला निर्वाचन अधिकारी है, वही हो जाता है। तो उससे कैसे साफ गोई की बात कर सकते हैं? अगर वो टेंडर से ठेके पे, ठेके से लेके सारी चीजों पे शुमार है, तो आपको लगता है कि चुनाव में चोरी नहीं करवाएगा? नहीं, कोशिश तो की गई है। देखिए, मैंने देखा है 2010 और 11 में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने कोशिश की कि जो अब आपको एग्जांपल दूंगा कि गोवा के अंदर चुनाव होने थे, तो गोवा में ये था कि जितने हमारे जेंट्स अधिकारी जाते हैं एज ऑब्जर्वर, आईएएस के, आईपीएस के और आईआरएस के, वो यहाँ के ऐशो आराम करते हैं, गोवा में मौज मस्ती करते हैं। इसीलिए सारी लेडीज आईपीएस, आईएएस टोटल लगा दी गई थी एज ए ऑब्जर्वर, कि किसी तरह से वहाँ करप्शन बंद हो ना, ये बात जो शिकायत आई। तो कोशिश की जाती है कि हमारे, देखिए अब आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने सुधार लाया है, जितने हमारे ऑब्जर्वर होते हैं, वहां ऑब्जर्वर जाते हैं दूसरी स्टेट के, जिनका उस स्टेट से कोई लेना देना, कोई कंट्रोलिंग नहीं उनकी, कि वहां के मुख्यमंत्री कहेंगे या मंत्री कहेंगे, लोकल अधिकारी। फोर्सेस का देखिए, जो हमारे जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, इनका यूज किया जाता है, और वो सब, इनसे कोई लेना देना नहीं। उनकी कमांडर प्लाटून और उनके ऑफिसर्स रिपोर्टिंग अलग होते हैं। तो आप देखेंगे पैराफेरिया। इसके बाद वहां देखेंगे एसएचओस को भी बदल दिया जाता है, जो वहां रह रहा होता है, 3 साल का रह रहा है, उसको हटा दिया जाता है। वहां पे पुलिस वाले भी नहीं होते। और तो और देखिए कि वहां पे जो डीएम है वो भी हटा दिया जाता है, अगर वो 3 साल का है या 3 साल ज्यादा, तो वो इलेक्शन के टाइम में वहां नहीं रहेगा, ना कोई अधिकारी रहेगा। उसके बाद कोशिश करता है इलेक्शन कमीशन, लेकिन अब कोई तो कुछ ऑफिसर्स को मैं मान सकता हूं, जैसे अभी आपको उदाहरण दूंगा कि बंगाल के अंदर हमारा रिवीजन चल रहा है, चलता रहता है, एसआईआर नहीं चल रहा, भी वैसे ही चल रहा था। उसमें हेरा फेरी की 4 अफसरों ने, उनका डाटा एंट्री ऑपरेटर था, चारों उसको तो निकाल दिया गया, 4 को जो है सस्पेंड किया गया, और कहा गया और कि इनको सस्पेंड किया जाए। उसमें बंगाल गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी ने 2 को सस्पेंड किया, 2 को मुख्यमंत्री जी ने ओपनली कहा, जिनका नाम है ममता बनर्जी, ईमानदारी की बात करती है, उन्होंने साफ कहा कि ऐसा है कि ये जो 2 अधिकारी हमारे ईमानदार हैं, इनकी दोबारा जांच की जाएगी, और उसको नहीं किया। क्यों? भाई इलेक्शन कमीशन के पास आप देखेंगे, टोटल इलेक्शन कमीशन के अंदर प्यून से लेके चीफ तक 300 आदमी काम कर रहे हैं आज की डेट में, जमाने से, इससे ज्यादा वहां नहीं है। और बाकी सब हम स्टेट में जो चुनाव कराते हैं, वहां के अधिकारियों को डेपुटेशन पे लेते हैं, बाहर के अधिकारियों को लेते हैं। कोशिश की जाती है कि साफ सुथरा इलेक्शन कराया जाए। सवाल हमेशा उठता है, और मुझे लगता है यहाँ भी उठना चाहिए जी। जब आपकी पूरी व्यवस्था ही ठेके पर है जी,
300 लोग कुल मिला के पूरे देश के उस संवैधानिक सिस्टम को चुन रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिनको गांव-गांव जाना है। मतलब एक विधानसभा का बूथ नंबर भी कभी-कभी इससे ज्यादा हो जाता है। तो आपको लगता नहीं कि ठेकेवारी व्यवस्था ही एक ऐसे चोरी के लूप होल की बनाई गई जहां कुछ परसेंटेज तो होता ही है, क्योंकि जैसे एनएचआई में चल रहा है, ठेका मिला एक कंपनी को, उसने सब लीज दे दिया, 20% कट, फिर उसने और दे दिया 15% कट, और अंतिम में गांव वालों को काम करने के लिए दे दिया, तो गांव वाले क्या क्वालिटी मेंटेन करेंगे? तो ऐसा लगता नहीं कि पूरा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ही गड़बड़ है, या आपको तवज्जो नहीं दी गई? बजट तो है आपके पास, लेकिन वो बजट चुनाव आयोग के लिए ना होकर के फोर्सेज को देना, जिलाधिकारी को देना, जो एसएमएस में कैंपेन चलाए अपने आदमी को दे दे। ये जमीनी हकीकत यही है कि आप बताते हो कि खूब वो क्या करेंगे, 4 जगह जाके खड़े होंगे। एक पिछले चुनाव में एक खबर दिखी कि चुनाव आयोग इस बार सबसे ऊंचाई पे पहुंच गया। वहां 2 लोग वोट देने वाले थे, एक-एक वोट भी होता है। एक-एक वोट देने वाले थे। सारा दिन पोलिंग थी। तो वो वाला बिल्कुल रिजल्ट दिखाया गया। फिर आप बीजापुर की भी बात करिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ-कहाँ कितना वोट कराते हैं, बोलिए ना इस पे खुल के। कितने पोलिंग स्टेशन पे आप करा पाते हो? सवाल तो उठना चाहिए। भाई देखिए, जहाँ तक सवाल है, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, वो शपथ लेते हैं और ईमानदारी से काम करने की, और वो उसका पालन भी करते हैं। और जहाँ पकड़े जाते हैं, चाहे छोटा अधिकारी हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, उस पे एक्शन भी लिया जाता है, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो। आरपी एक्ट जो हमारा कहता है चुनाव आयोग का, उसमें जो है उसमें उनको सजा भी होती है। कई अधिकारी सस्पेंड भी होते हैं, कई अधिकारी को तो प्रमोशन भी नहीं मिलते हैं, चाहे जितने बड़े अधिकारी, चाहे आईएएस का हो, चाहे आईपीएस का हो, चाहे आईआरएस का हो। मैं आपको क्लियर कर बताऊं, अब तो हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन सर्विस के भी आते हैं, जो सारा खर्चा रखते हैं, यानी पब्लिसिटी का कितना क्या हुआ, रेवेन्यू सर्विस का तो वैसे हिसाब किताब रखता है, आईएएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा हिसाब किताब देखता है, पुलिस वाला वहाँ कोई क्राइम ना हो, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो लॉ एंड ऑर्डर की, उसको देखता है। इलेक्शन कमीशन कोशिश करता है हर बार कि अच्छा से अच्छा किया जाए, लेकिन ये कुछ इसमें सहयोग चाहिए उनके स्टेक होल्डर का, उनमें सारी पार्टियां आती हैं, सारे पार्टियों को चाहिए स्टेक होल्डर के नाते वो ईमानदारी से काम करें। चाहे आपको एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा, जब हमारे यहाँ बनता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई वो नहीं है, इन्फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन एक मॉरल का है, जिसके अंदर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को सब पार्टियां प्रॉमिस करके आती कि हम आपके जो नियम है उनके अंतर्गत करेंगे काम, बाहर आते ही आप देख लीजिए क्या वो शांता कुमार जी ने बड़ा साफ शब्द बोला था। फिर उनको नोटिस दिया जाता है, नोटिस ही दे सकता है इलेक्शन कमीशन। क्यों? क्योंकि अगर उनकी एफआईआर होगी, अब आपको एक चीज बताऊं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या है, उनको हमने 15 दिन के लिए रोक दिया, आज इलेक्शन चल रहा है, 30 दिन 45 दिन के ऊपर खत्म। तो अगर हमने वो प्रक्रिया लिया इलेक्शन कमीशन, कई बार विचार किया गया, अगर इलेक्शन कमीशन ले आता है तो उसमें किसी नेता की एफआईआर होगी, प्रचार तो पूरा करता रहा ना, वो रोक तो नहीं सका। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उसको रोका तो जा सकता है, बैन लगाया जा सकता है, लेकिन अगर ये प्रक्रिया कानूनी हो गई तो फिर एफआईआर होगी, पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट करेगा, तब तक काम खत्म। अब ऐसा ही इलेक्शन कमीशन ने किया। अब ऐसा ही काम आया नोटा का। हाँ, मध्य प्रदेश की एक सीट पे नोटा ने अपना इतिहास रचा, लेकिन उसका फायदा क्या है? नहीं देखिए, नोटा की वजह से कुछ नियम होगा नोटा का। हाँ, नोटा का ये नियम है कि अगर जितने भी वोट होंगे, जैसे अभी आपके बिहार में एक लीडर ने कहा, अपोजिशन लीडर ने कहा कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे, तब हमने डिबेट पे कहा था और बताया भी था, ये नियम है इलेक्शन कमीशन का कि इलेक्शन कमीशन में जिसे नोटा आपने कहा, तो नोटा के माइनस कर दिए गए, जितने टोटल वोट पड़े उन्हीं में से हो जाएगा, जीत हार उसी में हो जाएगी। जिस तरह से कहा गया था कि कश्मीर में, हमने कहा कश्मीर में चुनाव में लोगों ने भाग नहीं लिया, याद होगा आपको, हुर्रियत वगैरह ने, मतलब आपका कहने का मतलब तो है कि जो भी पार्टी रहेगी, चाहे वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाए, जो इनको वोट मिलेंगे उसी से डिवाइड हो, जो जीतेगा उसको दे देगा सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन मेजॉरिटी को। मान लीजिए अगर नोटा पे ज्यादा वोट पड़ गया, हाँ, एज ए कैंडिडेट, हाँ, तब क्या होगा? मैंने कहा ना आपको कि जो जितने बचे हैं वोट पड़े उनमें से काउंटिंग होगी। नोटा तो खत्म हो गया ना, उसका कोई राइट नहीं है। उसको एज ए कैंडिडेट आप ऊपर क्यों नहीं ले जाते? नहीं, कैसे आएगा? ये तो फिर पार्लियामेंट में जाना है, पार्लियामेंट को करना। आपको लगता है जाना चाहिए? भाई बहुत से सुधार है, मैंने पहले ही कहा
स्टार्टिंग में आप नहीं, नोटा पे बात कर विजय रहे हैं। जी, अभी उसी अभी को नोटा पे बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट डिसाइड करे इस बात को कि अगर नोटा को ज्यादा वोट मिलते हैं तो वहां पे इलेक्शन कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर लगता है वोट कैंसिल चोरी हो है, जाना चाहिए, अगर लगता है वोट चोरी है, तो वोट चोरी वाले लोग आए, उठ के खड़े हो, नोटा दबाए। कैंसिल करें उस चुनाव को। लेकिन करेगा कौन? पार्लियामेंट में करेगा। आज जो चोरी की बात करते हैं पार्लियामेंट में बिल पास करें। अब एक सवाल और है, जी, चुन लिए गए प्रतिनिधि, हम्म, एक तो चुनाव होता है जो इलेक्शन कमीशन कराता है, जनता को बीच में लगता है कि मुझे हटाना है इसको, अपने कैंडिडेट को, उसके लिए क्या करना होगा? यही तो बात है। उसके लिए भी पार्लियामेंट में बिल पास होगा, उसके लिए भी बिल पार्लियामेंट मतलब पास उसके होगा। लिए जब तक पार्लियामेंट बिल पास नहीं करेगी देश के अंदर, किसी कानून में संशोधन नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन का कोई इस मामले में राइट नहीं है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात देख लीजिए आप, जो पार्लियामेंट के अंदर कानून बन जाता है उसी के अधीन सुप्रीम कोर्ट सजाएं देता है, उसी के अंदर उनको केस चलाता है, लेकिन उन्हीं नियमों के अंतर्गत। अब एक सवाल बड़ा अजीब सा हाँ, काफी बताइए। देर से दिमाग में चल रहा है, जी, सेल कंपनियां आई, पैसे लेके चली गई, हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड आया, चुनावी चंदे का डिक्लेरेशन हुआ, पार्टियों में गया और फिर पता चला कि हाँ जी ये गलत है, चुनावी चंदा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही अवैध कर दिया गया। लेकिन उस पैसे का क्या, पैसा वापस तो लिया नहीं गया, नहीं, जो पैसा था वो सरकार में जमा हो गया ना खजाने में। वो खींच जैसे लिया हम लोग गया। इलेक्शन कमीशन में पकड़ते हैं किसी का पैसा, हम्म। अगर उसने क्लेम किया तो केस चलेगा। हमारे डर के लोग बताते नहीं है कि किसी के बसों पे जा रहा है, नहीं तो जो ये चुनाव, किसी का गाड़ियों में जा रहा है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला पैसा पार्टियों को दिया गया था वो चंदे सरकार के में रूप में, जमा है, तो वो वापस चला गया वो सरकार में चला गया, उनको नहीं दिया गया कंसर्न को। मतलब ये पार्टियों में नहीं रहा, ना पार्टियों में रहा, ना उनको दिया गया जिन्होंने दिया था। ये सरकार के खजाने में चला गया पैसा, मतलब कुल मिला के कहीं से तो कुछ सरकार में गया, सरकार का सरकार रेवेन्यू के बढ़ा। केंद्र खजाने में चला गया। चाहे इसी तरीके जो हमारा पकड़ा जाता है सामान, चाहे वो कोई चीज हो, जो चीज पकड़ी जाती है सरकार के खजाने में चली जाती तो अब अगर आपको, चूंकि आपका अनुभव विदेशों में बहुत रहा है, है। आप अलग अलग देश लगभग मुझे लगता है कि सभी घूम गए, बिल्कुल ठीक। तो चयन करना हो पॉलिसी अमेंडमेंट का, तो किस देश की पॉलिसी भारत के लिए कितना फिजिबल होगी, या अलग अलग देशों की कौन कौन सी पॉलिसी भारत को ज्यादा मजबूत करने में है? अब इस बात को देखिए, जो हमारे यहाँ देश के अंदर कानून बना, डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, वो सारे देशों को लेकर तब बनाया गया है और विचार करके बनाया गया कि हमने नहीं बनाया। ये डॉक्टर अंबेडकर की सोच थी, उनका बहुत आगे की सोच थी। उन्होंने संविधान को बनाया और उसमें काफी लोगों का था, जो आप सेंट्रल हॉल में देखेंगे रखा है संविधान, उसमें सबके पहले दस्तखत हैं संविधान सभा के जो मेंबर थे। उसमें ये है कि उसमें हर देश को सामने रखा गया था, चाहे वो इंग्लैंड रहा हो, चाहे वो अमेरिका रहा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया रहा हो, और हर देश को क्या क्या अच्छी चीजें थी उनका कलेक्शन करके बनाया गया। लेकिन उसमें एक छूट भी दी गई थी, क्या है, समय समय पर इसमें अमेंडमेंट होते रहेंगे जैसे परिस्थितियां आती रहेंगी। आप देख लिए पिछली सरकारों ने भी किया, इस सरकार ने भी किया है। जो समझ में आया सरकारों के, जो जनता के हित की बात थी, पिछली सरकारों ने भी किया, इन सरकारों ने भी किया। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, जहां से सारी शुरुआत होती है, जहां से एमएलए एमपी बनते हैं, अगर उनके हितों का ध्यान रखते हुए, उनका भी देश का हित रखते हुए, आज क्या समय परिवर्तनशील हुआ है, उसके तहत अगर ये आप संविधान के अंदर परिवर्तन करके, अगर जिस तरीके से आप कह रहे थे कि जिस तरह कोटा बनाया गया लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, जैसे हमने अभी डिलिमिटेशन में काम किया कश्मीर में, वहां कुछ सीटें बढ़ी, एमएलए की भी 9 सीटें एमपीज की हो गई। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि अगर ये होता रहा और जनता के हित की बात है, अगर किया जाए तो एक अच्छा साफ सुथरा वातावरण बनेगा और अच्छे कैंडिडेट भी आएंगे। और ये जो इस तरह के जो धब्बेदार लोग हैं, ये धब्बेदार लोग नहीं आएंगे। इस काम के लिए सबसे पहले तो अपनी हर पार्टी को मैं कहता हूँ, आपके से मैसेज देना चाहता हूँ कि आपकी जनता भी सुने, वो भी सुन रहे होंगे आपका प्रोग्राम, तो उनको ये चाहिए कि अपने अच्छे जो लीडर्स हैं, अपने अच्छे छवि के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे बैकग्राउंड को, इनका समाज में एक स्थान हो, तो उनको लाकर ले आएंगे ईमानदारी से, तो एक अच्छा बनेगा। जैसे जुडिशरी में लोग आते हैं, उनका करेक्टर होता है, डॉक्टर बनता है, एक समाज में उसका स्थान है, वकील अच्छा बैरिस्टर बनता है, टॉप के वकील हैं, उनका भी नाम होता है। तो अगर इन छवि के लोगों को लाए, इन टॉप का इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, इन लोगों को भी अगर लाया जाए तो उस हिसाब से देश की छवि बनेगी, जनता का भला होगा। और मैं समझता हूँ इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अभी हाल फिलहाल में एक हमारे पड़ोस में
नेपाल में कुछ ऐसा हो गया जो शायद ये जो साफ सुथरे आने वाले लोगों के उसकी गुंजाइश को बढ़ा गया। तो लगता है कि नेपाल में जो हुआ, भारत में अगर ऐसे प्रयोग हुए तो कितना विध्वंसक होगा। नहीं देखिए, अड़ोस पड़ोस की आप बात लीजिए, चाहे वो आप अफगानिस्तान लीजिए, चाहे वो श्रीलंका लीजिए, चाहे आप मालदीव देखिए, चाहे आप पाकिस्तान देखिए, चाहे आप अभी अभी रिसेंटली बात कर रहे हैं बांग्लादेश और नेपाल की। देखिए, यहाँ पर जो करप्शन था वो चरम सीमा पे पहुंच गया था, जिसका कि आप नेपाल की अगर जिक्र करिए, चाहे वो बांग्लादेश की बात करिए, इवन श्रीलंका की बात करिए, तो यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाया, जितना करप्शन किया। आपने देखा होगा, नेपाल में सुना होगा कि मिस्टर देवबा थे प्राइम मिनिस्टर, उनके बेटे का होटल फूंक दिया गया, हॉलिडे इन होटल पूरा फूंक दिया गया, और पार्लियामेंट फूंक दी गई, संसद फूंक दी गई, अब सुप्रीम कोर्ट को भी फूंक दिया गया। ये सब क्या दर्शाता है, वहां पे ये चीजें चरम पे पहुंच चुकी थी, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, और या वो हो, चाहे भी आप अफगानिस्तान देखिए। ये सब चीजें जो हैं ज्यादा दिन फैलती नहीं है, और अब प्रजातंत्र है, राजशाही खत्म हो चुकी है, तो प्रजातंत्र में जनता भी नहीं चाहती कि उसको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार ना मिले। वो चाहती है हमारे प्रतिनिधि रहें लेकिन ईमानदार हों, जो उनके हित की बात करें, उनके काम की बात करें, उनके डेवलपमेंट की बात करें। तो हमारे देश में आप देखेंगे कि अभी जो सरकारें रही हैं, अगर उन्होंने जरा भी करप्शन की बात की है तो उनको सरकार को जनता ने चेंज कर दिया है। फिर जो सरकारें आई हैं उन्होंने धीरे धीरे कोशिश की है सुधार लाने की, तो मैं नहीं समझता हूँ कि एकदम से कोई सुधार आ सकता है, लेकिन हाँ कोशिश पूरी की है। अब कहाँ तक कामयाब हुए हैं तो वो जानते होंगे या जनता जानती होगी, ये समय बताएगा। जो अगला इलेक्शन होने वाला है, तो उस इलेक्शन में इनसे उनकी क्या स्थिति बनेगी और कितने कहाँ तक वो उस बात को अचीव कर पाए जो जनता चाहती है, और कहाँ तक उस बात को किया है उन्होंने जनता के लिए। वैसे तो जो देखने को मिल रहा है, चाहे वो खेलो इंडिया हो, चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे बैंक लोन की बात हो, कहाँ तक पहुंची है यूथ के लिए। और यूथ के लिए बहुत सी स्कीमें लाए हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक वो पहुंची हैं ये आने वाला समय बताएगा। एक सवाल, मतलब हमें लगता है कि अब हम लोग क्लोजर की तरफ चले जी, फिर अगली बातचीत में और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। भारत की हर पॉलिसी में और हर डिलीवरी में एक घोस्ट होता है। जैसे आजकल प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट हम ट्रांसफर कर रहे हैं, सीधे किसान तक जा रहा है। अब पता चला कि वो किसान है ही नहीं है। यहाँ ऐसे ऐसे खेल हो रहे हैं कि आधार कार्ड असली, बैंक अकाउंट असली, लेकिन ट्रांजैक्शंस कोई और मजे ले रहा है। तो इस तरीके के जो घोस्ट वाले चीजें हैं, क्या आपको ऐसा कभी एहसास हुआ कि हमारी पॉलिसीज पॉल्यूटेड हो गई हैं? नहीं, ये जहाँ तक सवाल है पॉलिसी का, तो पॉलिसी बनाने वाले अच्छे हैं, पॉलिसी मेकर अच्छे हैं, पॉलिसी लागू करने वाले अच्छे हैं, लेकिन हमारी देश की जो जनता है ना, उसके अंदर कुछ नकलीपन है, उसको पता नहीं है क्या? वो करप्ट है, वो करप्शन को ज्यादा विश्वास। मैं आपको बताऊं कि एक स्टेट का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आने वाले में इलेक्शन होने वाले हैं वहां पे मैं बता रहा हूँ, ये 96 की बात कर रहा हूँ। 96 में ये था कि ये कहा जाता था कि ब्लॉक में जाता था कुछ पैसा कि आपको मकान बनाना है किसी योजना के तहत, तो क्या कहता था कि मकान बनाने वाला ही कहता था कि 1 लाख रुपए है ना साहब, मुझे 50,000 दे दो, 25-25 आप बांट लो, हम पेपर पे साइन कर देते। ऐसे तो अभी भी हम दिखा सकते हैं। वही क्या, आप सोनभद्र में चलिए, सारे शौचालय 12,000 में 4,000 वाले हैं। इसीलिए कौन जीते? इसके लिए जनता जिम्मेदार है, जनता को जागरूक करना होगा। जनता तो करप्ट बनाया किसने? जनता अपने आप बनी है, कौन बनाएगा? नहीं, हम तो ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, किसान निधि जा रहा है ना, क्यों दे रहे हैं? नहीं तो ये तो फिर अब जनता को देखना चाहिए, विजिलेंस होना चाहिए। या नहीं, फिर हम दे क्यों रहे हैं? सरकारें दे क्यों रही हैं? क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम बनाए कि चलो जमीन पर चल के उतर के वही काम करा देते हैं जो चाहिए। एक बार बीमारी का समूल नाश क्यों नहीं है? ये देखिए, क्यों नहीं समूल नाश? मैंने अपना रूल भी बनाया हुआ है कि आपने देखा होगा सड़क के किनारे भिखारी घूमते हैं। हाँ। भिखारी घूमते हैं तो लोग अक्सर पैसा डाल देते हैं। मुझे अगर समय होता है तो मैं रुक जाता हूँ, मैंने रुको
बराबर में कोई अगर पहुंचे उनचे वाला पे इसको खाना खिला देना, या खिला दो, अभी रोटी दे दो, ये पैसे ले लो, ये तक कर देता हूँ मैं। फ्रूट वाला मिल गया तो मैं कहता हूँ इसको फ्रूट दे दो। बड़ा मजेदार खेल है हाँ, कि फ्रूट दे दो, पैसे हम फ्रूट वाले को वो देते हैं। भिखारी बोलता है कि हमें 5 किलो आटा दिला दो, हाँ, आप दुकान वाले को पेटीएम कर देते हैं, अब फिर दुकान वाला उसको कमीशन काट के वहीं पैसे पे दे गलत देता है। है। रोटी पक्की हुई दे दो, होटल की रोटी भी पक्की दोगे तो फिर क्या करेगा, उसको नहीं बेचेगा। आप रोटी खरीदो और उसको दे दो लेके, फिर देखें वो क्या करता है, कितनी बेच पाता है। चलिए अब ये सब हटा दें, चुनाव आयोग की इतनी तामझाम की चीजों को, नीतियों को, बाकी सब में आपको ऐसा कब लगा कि बचपन से लेकर आज तक, या मतलब बचपन क्या जवानी से लेकर अभी तक बीच में, जहां आपने अपनी नीति कोई तोड़ दी हो, अलग तरीके से घुमा दी हो, कभी ऐसा लगा कि आपने कोई गलती की है जिसका एहसास हो, लेकिन वो मजेदार गलती हो, ऐसा नहीं जिसपे मुस्कुरा सके आप, मुस्कुराहट वाली गलती ऐसी कौन सी की आपकी? मैंने ऐसी तो कोई गलती की नहीं है अभी तक, अपने समझने तो कोशिश नहीं की, ना हमने कोशिश की। क्यों कि हम परिवार के अंदर भी मध्य थे, ना बड़े भाई थे ना छोटे भाई थे, हम बीच के भाई थे। तो बड़े वाले हमारे ऊपर गाइड करते थे, छोटा वाला हमें कुछ करने नहीं देता था, तो हम तो बीच के सैंडविच थे। हमें तो हिम्मत भी नहीं हुई कि हम कह रहे हैं, बात बड़े की डांट खाते थे, छोटे को डांट सकते नहीं थे, क्योंकि घर वाले हमें डांट देते थे, तो इसलिए हम तो चुप रहते थे। हमें तो जो कहा गया वही करते थे, माता पिता की सेवा की, जो उन्होंने कहा वो किया। बड़े ने डांट दिया, छोटे को डांट नहीं सकते, हमसे ज्यादा क्या अधिकार है। हम तो बीच के थे, तो हम कुछ कर ही नहीं पाए, ना इधर कर पाए ना उधर कर पाए। जैसे सरकार में रहे तो सरकार के अधीन काम किया हमने, सरकार के अंदर डिसिप्लिन के साथ काम किया, जिसका नतीजा है कि आज तक हम ईमानदारी से जी रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो था है, और जो सरकार पेंशन दे रही है उसमें हम जी रहे हैं, हमें कोई इसका अगर खेद नहीं है। अगर एक सवाल पूछा जाए कि आज की तारीख में आप अपने अनुभव को जमीन पर कहीं उतारना चाहें, तो कैसे उतारेंगे? समाज में अगर सेवा करने का मौका दिया जाए तो मैं समाज की सेवा करूंगा, और जो जितना अनुभव है उस अनुभव को लगाऊंगा उस एरिया को डेवलप करने में। क्योंकि मैं जिस अधिकारी से बात करूंगा, मेरे समझ में नहीं आता कि अगर जनता का पैसा हम अधिकारी को हम दे रहे हैं, और मैं उस एरिया से, आपको तो हर नट बोल्ट का हाँ, आइडिया है। उस एरिया से रिप्रेजेंटेशन है हमें, और हमें कहीं मौका मिला जाने का, तो हम फिर उस पे निगाह रखेंगे, वो समझेगा इस बात को, ये अधिकारी रहे हैं तो एक-एक चीज़ का पता है कि नहीं हमने किया तो हम दंडित होंगे। जब तक ये भय नहीं होगा, भय बिन होए न प्रीति, तो जब तक ये भय नहीं होगा उसको कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक का चुना हुआ प्रतिनिधि है, और ये अगर हमारे ऊपर एक्शन लेगा तो बड़ा मुश्किल होगा यहीं पे। क्योंकि हमें अब कुछ चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हमने अपना परिवार बड़ा कर लिया, अपने बच्चे बड़े कर दिए। हाँ, अब हमारे पास कोई ज़िम्मेदारी नहीं देखा जाए। मतलब नई जिम्मेदारी लेने को बिल्कुल आप तैयार हैं। अगर सरकार देना चाहेगी ज़िम्मेदारी, जिस पद पे देगी, पब्लिक चुनना चाहेगी, पब्लिक चुन के भेजे। हम जिस लायक हैं, जनता के लिए हम इमीडिएटली काम करेंगे, और ईमानदारी के साथ करेंगे, किसी को शिकायत भी नहीं होगी। आज की यह बात हमें लगता है कि सबको यह समझने और समझाने के लिए काफी होगी कि चुनाव आयोग की अपनी पूरी भूमिका में वो कहाँ उसके हाथ बंधे हैं और कहाँ खुले हैं। लेकिन डॉक्टर अमीन से बात करने के बाद आपको इतना तो पता चल गया होगा कि साफगोई से एक अधिकारी नीतियों की कैसे बात कर सकता है, और उस जानकारी को, जहां कहते हैं कि तिरपाल जो बांधा गया है, एक सियासी तिरपाल, कि हर किसी को उसी तिरपाल में आकर के नियम बनवाना है, कानून बनवाना है और हमारे समाज को आगे बढ़ाना है। तो शायद भारत के नीति नियंताओं को, हमारे सियासतदानों को, समाज में बैठे हर उस अंत्योदय वाले व्यक्ति को यह सोचने की जरूरत है कि हम करप्ट क्यों हैं। अगले सवाल में हम मिलेंगे फिर डॉक्टर साहब के साथ, और कोशिश करेंगे कि ये करप्शन का खेल कितना है। डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।